नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं आज आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें आज हम फर्स्ट मेथड नेट एसेट मेथड देखेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि शेयर्स का वैल्यूएशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अंशों के मूल्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंशों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन की समस्या यद्यपि महत्वपूर्ण है, पर साथ ही साथ कठिन भी है। निम्नांकित दशाओं में अंशों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जब किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु का मृत्यु का निर्धारण करना होता है। दूसरा, जब अंशधारी अंशों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना चाहता है। प्रायः जो उद्देश्य होता है अंशों का मूल्यांकन, वो इस पे ज्यादा आधारित होता है। तीसरा, जब उन प्रमंडलों के अंशों का मूल्य ज्ञात करना होता है जो स्कंद विनिमय सूची में शामिल नहीं होते हैं। जब अंशों का रूप परिवर्तन करना होता है, तब संपत्ति कर देने के लिए जब अंशों का मूल्यांकन करना होता है, उस समय जब दो विभिन्न प्रमंडलों के एकीकरण या संविलियन का प्रश्न उठता है, तब जब किसी कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए अंश क्रय करना होता है, उस समय। सामान्यतः अंश की गणना करने के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर के मूल्य का निर्धारण करने के तीन विधि हैं। एक है एसेट वैल्यूएशन मेथड, दूसरा यील्ड वैल्यूएशन मेथड और तीसरा फेयर वैल्यू मेथड। जनरली एक कंपनी समाप्त होने की स्थिति में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, एसेट वैल्यूएशन मेथड का। यील्ड वैल्यूएशन मेथड का यूज़ हम उस समय करते हैं ताकि हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कितना है, हम इस चीज़ को सरलता से जान सकें। तीसरा, फेयर वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड से जो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर आता है और यील्ड मेथड से जो हमारा शेयर का वैल्यू आता है, दोनों का एवरेज ही फेयर वैल्यू मेथड होता है। आइए देखते हैं आज नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और नेटवर्थ मेथड के नाम से भी जानते हैं। अंशों के मूल्य निर्धारण की विधि में आज हम देख रहे हैं एसेट वैल्यूएशन मेथड। इसमें शुद्ध संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। शुद्ध संपत्ति में हम सभी बाह्य दायित्वों को घटा देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है उसको माइनस कर देते हैं, कोई संचय, कोई रिजर्व अगर क्रिएट करना हो उसको माइनस कर देते हैं, समस्त एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर यदि लाभांश दिया जाना हो तो उन लाभांशों का भुगतान करने के उपरांत हम जो राशि हमको प्राप्त होती है, और यदि पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी है तो उसे भी हम माइनस करके जो समता अंशधारियों को देय शुद्ध संपत्ति शेष बचती है, उस पर हम जब नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पर शेयर निकलता है। इसको मैंने सुविधा के लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, जो वैल्यूलेस होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सबको नहीं लेते हैं, माइनस करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी माइनस होगा, कोई टैक्स है वो भी माइनस होगा, कोई रिजर्व क्रिएट करना है वो भी माइनस होगा, और अगर कोई डिविडेंड देना है वह भी माइनस होगा। इस प्रकार से नेट एसेट फॉर इक्विटी समताधारियों के लिए शुद्ध संपत्ति प्राप्त होता है, और उसी को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू पर शेयर आ जाता है। इसको मैंने फर्दर एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको चीजें सरलता से समझ में आए। तो आइए देखते हैं वीडियो। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो होता है उसके तीन मेथड्स होते हैं। Three methods for
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कौन कौन से हैं? पहले को हम बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं यील्ड मेथड, और जो तीसरा होता है ये है आपका फेयर वैल्यू मेथड। तो आज जो हम क्लास में देखेंगे वो हम देखेंगे नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड। इस मेथड में हम नेट एसेट की वैल्यू के आधार पर एक शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। कैसे करते हैं? इस मेथड में क्या करते हैं, जो नेट एसेट्स इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल होता है, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल इक्विटी शेयर्स कर देते हैं। अब ये इसका सामान्य फार्मूला है। मतलब फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला हम बोल सकते हैं टोटल नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब टोटल टोटल नेट एसेट्स मीन्स अपन नेट एसेट्स कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। एक जगह और किए हैं अपन अभी क्वेश्चन में। कैसे करते हैं? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिया है तो जो आएगा ये होता है नेट एसेट्स। और जब इस नेट एसेट्स को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आता है वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे? ये जो कैलकुलेटेड नेट शेयर है, नेट शेयर्स नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये इसका आंसर होता है। इसको अब हम क्वेश्चन के माध्यम से हमें ध्यान ये देना है कि नेट एसेट बोलने का मतलब एसेट्स जो रियलाइज होगा। नेट एसेट्स जो ये वर्ड है इसमें हमने जो टोटल एसेट्स लिखा है, टोटल एसेट्स जो हमने लिखा है ये वो एसेट्स होते हैं जो हमको रियलाइज्ड होंगे, मतलब जिससे हमको पैसा मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा उसको हमको यहाँ पे नेट एसेट के कैलकुलेशन में शामिल करना है। जैसे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, इससे हम कुछ रियलाइज नहीं करते हैं। तो टोटल एसेट में इनको शामिल नहीं करेंगे। हमेशा किनको शामिल करते हैं? जो टोटल रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं, जिससे हमको पैसा रियलाइज होता है। उसी प्रकार जब हम लायबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं तो
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मैंने वर्ड यूज किया है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उस लाइबिलिटीज को बोलते हैं जो शेयर होल्डर्स को छोड़ के आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है ना। इसमें उन चीज़ों को माइनस नहीं करेंगे जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्यों? क्योंकि उन पर अधिकार शेयर होल्डर्स का होता है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल टू द आउटसाइडर्स इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स। चलिए तो इसको मैं एक फॉर्मेट से समझा दे रहा हूं ताकि आपके काम आएगा। ये है जैसे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। तो कैसे करेंगे अपन? ऑल रियलाइजेबल, जिससे हमको पैसा मिल रहा है, और वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस होगा इसमें ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या क्या है? जैसे डिबेंचर्स हो गया, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो भी साथ में, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग है वो हो गया। इस प्रकार से ये सब को हम इससे माइनस कर देते हैं। फिर जो आता है उसमें से इस वैल्यू से जो आता है उसमें से अपन, ये हमारा बैलेंस फिगर आया, इस फिगर से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को माइनस करते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेमेंट करना है उसको माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल अगर हमको वो लौटाना है तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। ये दोनों को भी हम इस अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो जो ये फाइनल अमाउंट आता है ये क्या होता है? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ शेयर, एक वैल्यू की शेयर आती है हमेशा इसमें, तो हम क्या किए? टोटल नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस प्रकार से इसका आंसर एसेट वैल्यू मेथड जो हमारा है उसके तहत आ जाता है। कभी कभी हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया रहता है, बैलेंस शीट के अंदर भी हमको गुडविल दिया रहता है, और बैलेंस शीट के अंदर भी हमको गुडविल दिया रहता है, और नीचे भी हमको इंफॉर्मेशन दिया रहता है जिसके बेस पे हमको रिवाइज्ड गुडविल निकालना पड़ता है। उस केस में हम इस गुडविल को नहीं लेते हैं बल्कि रिवाइज्ड गुडविल मीन्स, मान लीजिए यहाँ 1,00,000 रुपया आया है और यहाँ 1,25,000 आया है तो हम इसको लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 70,000 आया है और हमारा यहाँ पे 50,000 आया है तो हम इस 50,000 को लेंगे। माने जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी उसको लेना है, फिर इस वैल्यू का यूज़ ख़त्म हो जाता है। ये भी हमें याद रखना है। न केवल इसको कैलकुलेट करेंगे बल्कि जो हम टोटल नेट एसेट निकाल रहे हैं उस टोटल नेट एसेट में इसको अपन प्लस भी करेंगे, उसके बाद हमको नेट एसेट मिलेगा। अब चलिए इसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन से करके देखते हैं। आपको सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिखा है फिक्स्ड एसेट 4 लाख रुपए का, करेंट एसेट 2 लाख रुपए का, गुडविल 4 लाख रुपए है।
सॉरी, गुडविल आपका 40,000 रुपये है। गुडविल आपका 40,000 रुपये का है। अब यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाले 4 लाख रुपए के हैं। जनरल रिजर्व आपका 30,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, डिबेंचर 1 लाख और क्रेडिटर 30,000 रुपया है। आपको यहाँ एडजस्टमेंट दिया है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 3,50,000, गुडविल का वैल्यू 50,000 और आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेट एसेट निकालेंगे आसानी से। कैसे, यहाँ लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। सबसे पहले तो एसेट्स रियलाइज्ड, देखिए बैलेंस शीट में आपको दिया है 4 लाख, लेकिन आपने रियलाइज कितना किया है, आपने रियलाइज किया है केवल 3,50,000। ठीक है, अगला दिया है आपको करंट एसेट्स कितना है। करंट एसेट्स कुछ नहीं बोला है, तो हमने पूरा 2 लाख रियलाइज किया। क्वेश्चन में हमको गुडविल कितना दिया है, देखिए जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया रहता है, बेस्ट है कि हम उसको राइट लगा दें। पहले भी फाइनल अकाउंट पढ़ाते समय मैंने सिखाया है, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट है, 2 में एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है। तो 2 में हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हम वो 2 के एडजस्टमेंट को, ये 40,000 है, 2 में एडजस्टमेंट हमको दिया है, हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अब ये सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने एसेट से रियलाइज किया कितना। अब गुडविल यहाँ हमारा बचा है, गुडविल को हमको लेना है। गुडविल कितनी वैल्यू है, 40,000 थी, लेकिन रियलाइज्ड वैल्यू इतनी है। तो इस प्रकार से आपने 3, 2, 5, 1, 6 लाख रुपया एसेट से रियलाइज किया। अब आप लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले जो पेमेंट करेंगे वो हम डिबेंचर्स का करते हैं। डिबेंचर्स कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपया है। क्रेडिटर्स कितना है हमारे पास, 30,000 रुपया है। ये दोनों को हम पहले पेमेंट करेंगे, 1,30,000 रुपया, तो ये हो गया 4,70,000 रुपया। ये क्या हुआ, नेट एसेट्स बिफोर प्रेफरेंस शेयर पेमेंट, है ना, माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना है आपका 80,000 रुपया। तो ये हमारा आ गया 3,90,000 रुपया आया। ये क्या है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू टोटल कैपिटल है 4 लाख, एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, इस प्रकार से 40,000 शेयर्स। आइए यहाँ पे पुट कर देंगे। नेट एसेट है मेरा 3,90,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 है। इस प्रकार मेरा वैल्यू आएगा
3,90,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो मेरी वैल्यू आ रही है 9.75 आंसर। आशा करता हूँ नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड आपको समझ में आया होगा। नेट एसेट। थैंक यू।